हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 3 मार्च का एडिटोरियल। तो जैसे कि हमारा थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो कोई नहीं, वो हमसे अप टू डेट कर लेंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं 3 मार्च वाला एडिटोरियल। 3 मार्च वाला देख लेते हैं आज की क्या खबर है। हम ज़्यादातर एडिटोरियल पर ही फोकस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। एक तो ये आया है कि अभी आपने देखा होगा जेलेंस्की ट्रम्प से मिलने गए थे अमेरिका। तो वहाँ ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच काफ़ी बहस भी हुई थी। हालांकि ज़्यादातर वैसे ये देखने को मिलता नहीं है कि दो राष्ट्र के अध्यक्ष या दो राष्ट्र के सर्वोच्च नेता आपस में मीडिया के सामने इस तरह लड़ते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो उसी को लेकर ये थोड़ी सी न्यूज़ है। इसमें लिखा है यूक्रेन संकट पर लंदन में शिखर सम्मेलन। स्टारमन ने कहा युद्ध विराम पर अमेरिका से बात करेंगे ब्रिटेन व फ्रांस। क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक युद्ध विराम योजना पर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसे अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने यह जानकारी दी। यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा के लिए लंदन में आयोजित शिखर सम्मेलन में स्टारमर ने विश्व के नेताओं से कहा कि उन्हें यूरोप की सुरक्षा के लिए दुर्लभ क्षण को गंवाना नहीं चाहिए। यूक्रेन के लिए अच्छा परिणाम प्राप्त करना यहाँ के प्रत्येक देश और कई अन्य देशों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वार्ता की शुरुआत के अवसर पर ली गई आधिकारिक तस्वीर के दौरान उनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे, है ना। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता के दौरान तीखी बहस के एक दिन बाद लंदन पहुंचे जेलेंस्की को प्रधानमंत्री स्टारमर ने गले लगाया और कहा कि उन्हें ब्रिटेन का टूट समर्थन प्राप्त है। भाई जैसे ही जेलेंस्की और ट्रंप की जो बहस हुई थी उसके बाद ही सीधे वहाँ लंदन चले गए थे। जो लंदन के वो जो हमारा इसके प्रधानमंत्री हैं, है ना, लंदन चले गए थे। तो वो जो उसके प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, है ना, उन्होंने गले लगाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई लंदन जो है, लंदन जो उसकी राजधानी है यूनाइटेड किंगडम की, वो उनके साथ है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2.26 अरब पाउंड 2.84 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि युद्ध विराम की योजना कुछ देशों के नेताओं के बीच बातचीत के सामने आई है। व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस अमेरिका राष्ट्रपति का एक कार्यालय में हुई तीखी बहस के एक दिन बाद ये योजना सामने आई होगी। ठीक है, फिर इसकी एक न्यूज़ देख लेते हैं, इसकी बाकी न्यूज़ आगे मिलेगी हमें। लंदन में यूक्रेन के समझौते पर दस्तखत के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ब्रिटेन चांसलर रेचल रेव्स। ठीक है, यहाँ क्या है, नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों को सुधार करने का तरीका खोजना चाहिए। रूटे ने बताया कि उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि उन्हें ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए अब तक किए गए कार्यों का वास्तव में सम्मान करना चाहिए। वे 2019 में राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में किए गए उस फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसके तहत यूक्रेन को जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल की आपूर्ति की गई थी, जिनका इस्तेमाल उसने 2022 में रूसी टैंकों के खिलाफ किया था। कुल मिलाकर जो रूटो है उन्होंने कहा कि भैया ठीक है यार, तुम्हारी बहस होगी, अच्छी बात है, एक काम करो, अमेरिका ने तुम्हें काफ़ी हद तक तुम्हारा साथ दिया, भैया एक बार उनका थैंक यू तो बोल दो, एक बार उनका सम्मान तो बोल दो। तो अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें भी यही बात कह रहे थे ट्रम्प कि भाई अमेरिका ने तुम्हें 350 बिलियन डॉलर की मदद दे दी, तुम अमेरिका को थैंक यू तक बोलने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है ना। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वेंस, वो भी इसी बात को बार बार दोहरा रहे थे, अगर आप वीडियो देखें तो। चले, बाकी पेज 8 पर आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हमारे ट्रोल पेज पर आते, ये रहा, यहाँ पर पढ़ लेते हैं आगे। युद्ध विराम वाली सामने यह योजना सामने आई है। प्रधानमंत्री ने बीबीसी को बताया कि उनका मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। उन्होंने अपना यह दावा दोहराया कि इसे कायम रखने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता होगी। स्टारमर यूक्रेन पर चर्चा के लिए लंदन में यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बात है। यह यूक्रेन में शांति की संभावना को आगे बढ़ाने वाले एक सप्ताह तक चले कूटनीतिक प्रयासों का दौर था, लेकिन रविवार को यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में ओवल ऑफिस की घटना छाई रही, जब ट्रंप और अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ओवल ऑफिस में जेलेंस्की पर अमेरिकी समर्थन के प्रति पर्याप्त रूप से आभारी न होने का आरोप लगाया था। देखो, मैं वही बात आ गई है जो मैं कह रहा था कि उन्होंने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। इसका सीधा टीवी पर प्रसारण हो रहा था। स्टारमर ने कहा कि वे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। स्टारमर ने कहा, हमारे पास यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने का अवसर है जो उनकी संपूर्णता सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब समय आ गया है कि हम यूक्रेन के लिए सर्वोत्तम परिणाम की गारंटी देने, यूरोपीय सुरक्षा की रक्षा करने तथा हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हों। इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, रोमानिया के नेता भी शामिल हैं।
तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो महासचिव तथा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी इसमें भाग लेंगे। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस के एक दिन बाद ब्रिटेन आई यूक्रेन के राष्ट्रपति को स्टारमर ने लगाया और कहा कि उन्हें देश का टूट समर्थन प्राप्त है। जेलेंस्की शनिवार को जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे तो वहां बाहर एकत्र लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। स्टारमर ने यूक्रेन राष्ट्रपति को गले लगाया और वह उन्हें अंदर ले गए। स्टारमर ने युद्धग्रस्त देश के नेता से कहा, और जैसा कि आपने बाहर सड़क पर नारों के जरिए सुना, आपको पूरी ब्रिटेन में समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इससे युद्ध में कितना भी समय लगे। देखो, साथ खड़े होने से कुछ नहीं होता, जो जब तक हेल्प नहीं करेगा, जैसे अमेरिका ने, तब तक कुछ नहीं होने वाला। साथ तो वही हम बोलते कि हम भी आपके साथ हैं, तो उससे कुछ हो थोड़ी था। ठीक है, चलिए अब हम मेन आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। पहले हमारा कोटेशन देख लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची, बड़ा फेमस है ये। क्या कह रहे हैं, अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है, इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। यानी कि आपको चलते रहना चाहिए, आपको कभी भी खाली नहीं बैठना है, क्योंकि अगर खाली आप बैठोगे तो अगर आप लोहे को काम बने तो उसमें जंग लग जाता है, अगर पानी रुक जाए तो वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए जो मस्तिष्क निष्क्रिय होता है, जो मस्तिष्क एक्टिव नहीं होता, वो भी अपनी ताकत खोलता है, ऐसा बोल रहे हैं लियोनार्डो दा विंची। चलिए, आर्टिकल है बचपन में टूटती जिंदगी की डोर। क्या है, छोटे बच्चों के लिए है। दुखद है कि हंसते खेलते बच्चे स्कूल परिसर, खेल के मैदान या गली मूल्य में धमाधोकड़ी मचाते हुए सहसा मौत के मुंह में समा रहे हैं। ऐसे मामलों में ना तो चिकित्सा का अवसर मिलता और न ही सेहत बिगड़ने की कोई चेतावनी। यही कारण है कि जीवन शैली जनित बदलाव को समझना आवश्यक हो चला है। चलते देखते हैं क्या है इसमें, क्या बात कही गई है। अहमदाबाद के निजी विद्यालय में कुछ दिन पहले 8 साल की बच्ची की हृदयाघात से मौत हो गई। सुबह स्कूल पहुंची बच्ची को सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीने में दर्द महसूस हुआ तो वह गलियारे में बैठ गई। फिर कुछ ही पलों में वह बेंच से गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मतलब ये अहमदाबाद की एक कॉलेज स्कूल था, वहाँ की ये घटना है। इसी तरह कर्नाटक में भी शिक्षिका को कॉपी दिखाने के लिए अपनी सीट से उठ रही बच्ची अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने बताया कि हृदयाघात के कारण उसका जीवन समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भी पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को खेलते समय मौत हो गई। वहीं हर आयु वर्ग के लोगों में बढ़ता हृदयाघात चिंता का विषय है, मगर बच्चों से जुड़े मामले सचमुच भयभीत करने वाले हैं। भाई, अगर कोई बड़ों को होता है तो बात समझ में आती है, लेकिन 1 साल की बच्ची, सोचो उसमें क्या है, हार्ट की बीमारी। खेलने कूदने की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी डोर नई पीढ़ी की बिगड़ते स्वास्थ्य पर गंभीरता से सोचने को विवश कर रही है। दरअसल दूषित पर्यावरण, मिलावटी खानपान और निष्क्रिय जीवनशैली बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे घेरे में ले रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन में झांकते हुए बीत रहा समय बचपन के लिए बड़ा जोखिम बन गया है। एक और अस्वास्थ्यकर भोजन का बढ़ता चलन, दूसरी ओर तकनीकी व्यवस्था के कारण निष्क्रिय होती जीवन शैली। संतुलित और पोषण से भरपूर आहार से दूर होते बच्चे जाने अनजाने कुपोषण के जाल में फंस रहे हैं। शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की जगह तनाव का घेरा बढ़ाने वाले ठहराव ने ले ली है। बाल स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ाते अस्वास्थ्यकर भोजन से लेकर आरामदायक दिनचर्या तक बचपन से बहुत कुछ नया जुड़ गया है। पोषण रहित चटपटे भोजन की त्वरित पहुंच ने खानपान की नई संस्कृति को जन्म दिया है। हालांकि हालिया बरसों में रसोई घर में पके खान से बड़े बच्चे भी दूर हुए हैं। बड़े शहरों में ही नहीं, गाँव कस्बों में भी फल और सब्जियां खाना छूट सा गया है। बाहर के भोजन की त्वरित उपलब्धता से परंपरागत खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि बढ़ी है। भैया आप ये देखिए, लोग, बच्चे भी जो है क्या करते हैं, वो बाहर का खाना खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बाहर खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो रही है, उनका खान पान भी डिस्टर्ब हो रहा है। अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के ब्राजील, चीन, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रूस में विपणन विज्ञापन और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पेय पदार्थों के बीच संबंध जुड़े अध्ययन के अनुसार प्रचलित ब्रांड के खाद्य और पेय उत्पाद सहजता से बच्चों को जीवन शैली में स्थान बना लेते हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर अध्ययन सामने आएगी। बाजार को विस्तार देने की सोच के साथ प्रस्तुत विज्ञापनों से रूबरू होने वाले बच्चों में कम पोषण वाले ऐसे पदार्थों के प्रति खिंचाव की संभावना अधिक है। दुनिया भर में हुए अध्ययन बताते हैं कि विज्ञापन देखकर भोजन को वरीयता देने और बाल स्थूलता में गहरा संबंध है। ठीक है, चलो। हर आयु वर्ग के लोगों में हृदय रोग का जोखिम बढ़ने वाला मोटापा बाल स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण बढ़ता मोटापा वैश्विक स्तर पर अनगिनत स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ माना जाने लगा है। मोटे बच्चों में उच्च रक्तचाप या उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे कारक दिल की सेहत बिगाड़ते हैं। मोटापे का सामना कर रहे के बच्चों में दोनों में से एक कारक हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। आमतौर पर हमारे घरों में आज भी यह माना जाता है कि बच्चों
का उच्च कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी जैसी समस्याएं कैसे हो सकती हैं, जबकि हृदय रोग केवल वयस्क और बुजुर्गों में ही नहीं होता। नवजात शिशु और बच्चों को भी दिल का दौरा बीमारी हो सकती है। अध्ययन बताते हैं कि कुछ मामलों में इस बीमारी की जड़ कहीं जाने वाली उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या वंशानुगत भी होती है। मतलब ऐसा भी होता है कि उसके फादर में हो उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो उसके बेटे में हो, फिर ये है ना बेटी में हो। पारिवारिक हाइपर कोलेस्ट्रोलिया के नाम से आने वाली यह स्थिति लगभग 1 से 2% बच्चों में होती है। ह्यूस्टन के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एसोसिएट्स की निदेशक लोरिसा गर्सन का कहना है कि अब प्री स्कूल की उम्र से ही बच्चों में उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। जब हम इन संकेतों को जल्दी पहचान लेते हैं तो हम भविष्य में अधिक गंभीर हृदय समस्याओं से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि कई लोगों में फैटी प्लाक का निर्माण बचपन में शुरू हो जाता है, जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। यह व्याधि एथेरोस्क्लेरोसिस कही जाती है, समय के साथ ही हृदय रोग की वजह बनता है ना। ये देखते हैं। दुखद है कि हंसते खेलते बच्चे स्कूल परिसर, खेल के मैदान या गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी मचाते हुए सहसा मौत के मुंह में समा रहे हैं। ऐसे मामलों में न तो चिकित्सा का अवसर मिलता है और न ही सेहत बिगड़ने की चेतावनी। यही कारण है कि जीवन शैली जनित बदलाव को समझना आवश्यक हो चला है। बच्चों का स्वास्थ्य सहेजने के मोर्चे पर पोषण युक्त भोजन और सक्रियता सबसे अहम पक्ष है। गौरतलब है कि आज दुनिया भर में 10% बच्चे ज़्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। कनाडा में पिछले 20 साल में बच्चों में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है। अनुमान है कि पड़ोसी देश चीन में 2030 तक 1/4 से अधिक बच्चे मोटे होंगे। हमारे यहाँ भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही जीवन शैली भी सुविधा संपन्न देशों जैसी ही हो चली है। बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए बच्चों के खाद्य और पेय पदार्थों में बहुत अधिक नमक या अतिरिक्त चीनी या वसा को लेकर अब सजगता बेहद आवश्यक है। देखो, तो ज़्यादा नमक का, ज़्यादा मीठे का और फैट, इनको लेकर आपको अलर्ट रहना है। असल में जन्मजात दोष के अलावा शारीरिक स्थूलता, सक्रियता की कमी और कुपोषण बच्चों में हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी अब तनाव और अवसाद व अकेलेपन का शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल कहती हैं कि दुनिया में 10 से 19 साल का हर 7वां बच्चा मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। इनमें अवसाद, बेचैनी, व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ठीक है। ICMR के सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 12 से 13% विद्यार्थी भावनात्मक और व्यवहारात्मक समस्याओं से ग्रसित हैं। सामाजिक पारिवारिक मोर्चे पर कुछ बच्चे अभिभावकों के अलगाव का दंश झेल रहे हैं, तो कहीं घरेलू सहायकों संग बचपन बीत रहा है। फिर माँ बाप भी टाइम नहीं दे रही। पता लगा माँ भी जॉब पे चली गई, बाप भी जॉब पे चला गया, बेटे अकेले हैं। मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि बच्चों को भी टाइम दिया जाए, बच्चों के लिए भी टाइम निकाला जाए। अंक तालिकाओं में अव्वल आने के दबाव भी उनके हिस्से में आ गया है। ऐसे बच्चों का जीवन सहेजने के लिए अभिभावकों की सजगता और उनका संबल बहुत आवश्यक है। परिवरिश की आता जुड़ी सुखद अनुभूतियों को जीने के साथ साथ अनगिनत जिम्मेदारियां निभाने का पक्ष भी जुड़ा है। दायित्वों की इसी सूची में बच्चों को तनाव, अवसाद और असंतुलित जीवन शैली में बचाना सबसे अहम है। ये सभी पहलू बच्चों के दिल को स्वस्थ रखने से भी जुड़े हैं। तो कुल मिला के हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, बच्चों पर फोकस करना होगा, वरना ये चीज़ और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, ये वाला आर्टिकल हो गया। अब हम देखते हैं चिंता की दर वाला आर्टिकल। इसमें क्या आया है? चिंता की दर ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं जरा, इसमें क्या आया है। हाँ जी, वेट एंड वॉच। चलिए जी, ये आपके सामने पेश है चिंता की दर। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आया है आर्टिकल में। एक तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर के ताज़ा आंकड़े, तो दूसरी ओर शेयर बाजार में भारी उथल पुथल में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता की लहरें साफ देखी जा सकती हैं। हालांकि वृद्धि दर को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से जो अनुमान जाहिर किए गए थे उनमें ज़्यादा फासला नहीं है। फिर भी इसकी निम्न दर में अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार के अक्सर किए जाने वाले दावों को आईना दिखाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.2% रह गई है। चिंता का मुद्दा यह है कि कृषि को छोड़कर खनन, विनिर्माण और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में थोड़ा ठीक है, बाकी सब में बेकारी है। दरअसल इसी वजह से आर्थिक वृद्धि दरों में सुस्ती आई है। यूँ इस बात पर राहत महसूस की जा रही है कि चूंकि पिछली तिमाही यानी जुलाई-सितंबर 2024 में वृद्धि दर 5.6% रही थी, इसलिए इसके बाद वाली तिमाही के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने के सूचक हैं। मगर सुधार का आकलन समूचे वित्त वर्ष के आंकड़े के आधार पर ही किया जा सकता है ना भाई। पूरे साल में कितनी है तो वो तो पूरे साल में पता चल पाएगा भैया।
शेयर बाजार में देख लो कितनी गिरावट आ रही है। ठीक है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% बताई गई। यानी पिछले वर्ष की समान तिमाही में एक साल के भीतर इतना बड़ा फासला है बताने के लिए काफ़ी है कि देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा में सुधार के लिए अभी बहुत ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। एनएसओ के ताज़ा आंकड़े आने से पहले चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का दूसरा अनुमान जारी करते हुए इसके 6.5% रहने का अनुमान जताया गया था। इस लिहाज से देखें तो वृद्धि दर कामोश आसपास रही, मगर इसके समानांतर खनन उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर तीसरी तिमाही में एक वर्ष पहले के 4.7% से घटकर 1.4% रह गई। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय, जमीन जायदाद, कारोबार, पेशेवर सेवाएं, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। मतलब इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। यूँ इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में उत्पादन 5.6% बढ़ने की राहत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हुआ। अफसोस की बात है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई तरह की जटिलताओं के अनुमान पहले से मौजूद रहने के बावजूद सरकार उससे पार करने के वैकल्पिक दिशाओं पर गौर करने की पर्याप्त कोशिश नहीं करती। अगर अक्टूबर दिसंबर के त्योहारी मौसम में वृद्धि दर संतोषजनक रही तो इससे यह पता चलता है कि आर्थिक विकास के संदर्भ में सरकार के दावे जो चाह रहे हो मगर जमीनी स्तर पर चिंता कम करने की कोशिशें आधारित हो रही है। भाई जिस मंथ में फेस्टिवल हो, दीपावली जैसे बड़े फेस्टिवल और भी बड़े फेस्टिवल, क्रिसमस हो, उस पर भी जो है वृद्धि दर जो हमारी ग्रोथ है वो कम है, तो फिर सरकार चाहे कितना ही दिलासा देती रहे वो सब बेकार है। दूसरी ओर वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के मसले पर अमेरिका की नई नीतियों की घोषणा के बाद व्यापार युद्ध की आशंका के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। उधर वो हमारे ट्रम्प आ गए हैं, वही अब दिन पे दिन धमकी दे रहे हैं, निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, शेयर बाजार नीचे आ रहा है। इसके दबाव ने भारत के घरेलू शेयर बाजार का मानक सूचकांक 1414 और निफ्टी 820 अंक टूट गया। इस तेज गिरावट से निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्वाभाविक है आर्थिक वृद्धि दर के ताजा आंकड़ों का शेयर बाजार में गिरावट जोड़कर देखा जा रहा है। दुनिया फिलहाल जिस आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है उसमें भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूर्व तैयारी करने की ज़रूरत है। एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था कि मनमोहन सिंह जब हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी थी, लेकिन भारत को छोड़कर इस तरीके से उन्होंने संभाला था। चले नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा संवाद के समानांतर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस पर पूरी दुनिया हतप्रभ है। दोनों नेताओं के बीच कटु वार्तालाप का संदेश दूर तक गया है। दरअसल वैश्विक कूटनीति में इस घटना को अप्रत्याशित माना जाता है। मैंने कहा ना ये बहुत रेयर होता है कि दो देश के राष्ट्रपति आपस में लड़े। दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच इस तरह की तल्खी और अनावश्यक बहस को दुखद कहा जाएगा। जेलेंस्की की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वे बातचीत के दौरान अपने तर्क रखते हुए सहज रहे और उनका हौसला कायम रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रथम की नीति को आगे बढ़ाते हुए सहयोगी देशों के साथ जिस तरह का आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं वह हैरानी भरा है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनयिक शिष्टाचार का दरकिनार किया गया। इससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ेंगे और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं भी क्षीण हो सकती हैं। वहीं अब यूक्रेन के समर्थन में खड़े यूरोप और अमेरिका के बीच एक खाई पैदा होने का संदेशा है। वही जब जेलेंस्की को ट्रम्प ने ऐसा बोल दिया, फिर वहाँ पर स्टारमर भी गए थे ब्रिटेन के राष्ट्रपति, उनको भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनको भी थोड़ा सा कुछ खास अच्छी बात वहाँ पे नहीं हुई। तो कुल मिलाकर अमेरिका और यूरोप के बीच की खाई बढ़ती नजर आ रही है। जिस दौर में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिश चल रही है और उसके लिए अमेरिकी के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, उसमें इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा होना निराशाजनक है। इसे अमेरिका ने जहाँ अपनी प्रतिष्ठा जोड़ लिया है तो यूक्रेन ने अपने स्वाभिमान से। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अगर अमेरिका स्वयं को मध्यस्थ मानता है तो उसे यूक्रेन पर दबाव बनाने से पहले उसे भरोसे में लेना चाहिए था। भाई पहले उसे भरोसे में तो ले लेते, अपने तुम घर बुलाकर उसे बेइज्जत कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मगर बातचीत में ट्रम्प यह बताते दिखे कि अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन पर कितना खर्च किया। सुरक्षा गारंटी दिए बिना भी यूक्रेन के रूस से समझौते पर कर लेने की जिद पर अड़े रहे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस खरीद समझौते के लिए गए थे वह अभी अधूरा रह गया। कुल मिला के युद्ध रुकवाने का कोई चक्कर नहीं है। ट्रम्प की नज़र खनिज पर है, ट्रम्प की नज़र वहाँ के गैस रिसोर्सेज पर है, खनिज रिसोर्सेज पर है, मिनरल रिसोर्सेज। युद्ध रोकने के लिए भारत समेत कई देश कूटनीतिक हल तलाशने में जुटे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति की राह निकल आएगी। ठीक है जी, चलिए लास्ट आर्टिकल दुनिया मेरे आगे, मेरा फेवरेट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। अदृश्य दीवारें, मतलब ऐसी दीवार जो दिखाई ना दे। क्या है पढ़ लेते हैं इसमें। शहरी संस्कृति में एक और भव्यता है तो दूसरी ओर गहरी असमानता भी। यहाँ एक और ऊंची अट्टालिकों में महंगे रेस्तरां और व्यावसायिक परिसर या मॉल है तो दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियों में जीवन के लिए संघर्ष करते लोग। कह रहा है कि एक जगह जहाँ मॉल है,
बाजार हैं तो दूसरी तरफ झुग्गियाँ भी आपको हैं जहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ सपने बेचे जाते हैं और चकनाचूर भी होते हैं। यहाँ विडंबना ही शहरी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान बनती गई है। शहरों में लोग एक दूसरे के पास रहकर भी अजनबी होते हैं। पड़ोसी का नाम तक पूछने का समय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से मित्रता निभाने में दिलचस्पी रहती है। सोचो, जो फ्लैट है उसमें तो ये आलम है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फेसबुक में फ्रेंड बनते हैं, फेसबुक में बातचीत चल रही है, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ लोग अपार्टमेंट में दीवारें साझा करते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। ग्रामीण समाज की तुलना में रिश्ते अधिक औपचारिक और व्यावसायिक हो जाते हैं। भारत में सब कुछ तेजी से बदलता है। मकान, सड़कें, तकनीक और यहाँ तक कि रिश्ते भी। आज जो पड़ोसी हैं वह कल किसी और शहर में होगा। इस अस्थिरता ने लोगों का आत्म केंद्रित बना दिया है। भावनाओं के लिए जगह कम होती जा रही है और हर रिश्ता व्यावसायिक होता जा रहा है। शहर की व्यवस्था इंसान को इतना मशगूल कर देती है कि वह कई बार अपनी नैतिकता को ताक पर रख देता है। यहाँ समय ही धन है, काल समय नियम चलता है और उस दौड़ में कई लोग अपनी ईमानदारी, दया और नैतिकता को कुर्बान कर देते हैं। सब कुछ पैसा है। हालांकि ये भी सच है कि शहरों ने ही मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया है। यहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव कम देखने को मिलता है। वैसे गांव में अगर देखा जाए आज भी जाति भेदभाव ज़्यादा है, लेकिन शहरों में कम है। ये पॉजिटिव बात है। लेकिन एक दूसरे से मतलब कोई नहीं रह गया, प्रोफेशनल हो गया सब कुछ। यही कारण है कि गांव के लोगों के लिए शहर हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहा। शहरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू तकनीक भी है। यहाँ गाँव में आज भी लोग अपनी आपसी बातचीत और मेलजोल से समस्याओं का हल निकालते हैं। वहीं शहरों में समाधान के लिए तकनीक का सहारा लिया जाता है। आज शहरी जीवन मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बिना अधूरा है। पर यह निर्भरता एक नई चुनौती प्रस्तुत करती है कि इंसान अब वास्तविक जीवन से कटता जा रहा है। रिश्ते, दोस्ती और भावनाएं डिजिटल हो रही हैं। लोग एक दूसरे से कम और स्क्रीन में अधिक समय बातें करने लगे हैं। यह स्थिति शहरों में अकेलेपन और अवसाद को जन्म दे रही है। एक दूसरे से बात नहीं करते, मोबाइल में लगे हुए हैं। इससे डिप्रेशन हो रहा है, अकेलापन आ रहा है। शहरों ने कला और संस्कृति को भी एक नया आयाम दिया है। यहाँ एक और पारंपरिक नृत्य, संगीत और साहित्य को सृजने के प्रयास किए जाते हैं, तो दूसरी ओर नए नए प्रयोग भी किए जाते हैं। सिनेमा, थिएटर, फैशन और आधुनिक संगीत का गढ़। देखो, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी हुई है, कुछ नेगेटिव चीज़ भी हुई है। शहरी है, पर यह भी सच है कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में पारंपरिक मूल्यों और कलाओं को बचाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन ये भी एक चैलेंज होगा कि क्या हम अपनी कल्चर को बचा पाएंगे। आधुनिकता और परंपरा के संघर्ष में कौन विजयी होगा, यह समय ही बताएगा। शहरीकरण ने जहाँ सुविधाओं को बढ़ाया है, वहीं पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं भी पैदा की है। गगन चुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें और विशाल कारखाने जहाँ विकास के प्रतीक है, वहीं पर्यावरण के विनाश का कारण भी बन रहे हैं। देखो, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी चल रहा है। वायु प्रदूषण, जल संकट और कचरे का प्रबंधन शहरीकरण की सबसे बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। प्रकृति से दूर होने के कारण शहरों में मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। क्या यह विकास वाकई प्रकृति है, या यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है? ये सोचने वाली बात है ना। आगे चलते हैं। संस्कृति की यात्रा एक विडंबना की तरह है। यह हमें आगे बढ़ने का सपना दिखाती है, लेकिन कई बार हमें पीछे की ओर धकेलती है। यह हमें स्वतंत्रता देती है, पर हमें अकेला भी कर देती है। यह हमें तकनीकी रूप में सक्षम बनाती है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं से भी दूर करती है। क्या हम एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आधुनिकता और परंपरा का संतुलन बना रहे? कि भाई जहाँ मॉडर्न कल्चर और जो हमारे रिचुअल्स हैं, परंपराएं, उनके बीच में बैलेंस बना चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारी परंपराएं खत्म हो जाए। जहाँ विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, जहाँ तकनीक के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी जीवित रहें। शायद यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि शहर केवल इमारतों, सड़कों से नहीं बनता, वह बनता है वहाँ रहने वाले लोगों से। जब तक मनुष्य की सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक शहर केवल एक जंगल ही रहेगा, चाहे वह कंक्रीट का हो या सपनों का। शहरी संस्कृति एक ऐसे दर्पण की तरह है जो हमें हमारी उन्नति और प्रगति दिखाती है, लेकिन जब हम इसमें झांकते हैं तो हम अपने भीतर की संवेदनाओं को धुंधला होता हुआ पाते हैं। चमचमाती इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियाँ और दिन रात जगमगाते वाली रोशनी हमें विकृति की ओर धकेलती है, पर इन सब के बीच कहीं न कहीं हमारे दिलों की आवाज़ दबी जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस शहर को हम अपना उपलब्धि का प्रतीक मानते हैं, वह हमें भावनात्मक रूप से कितना अकेला कर चुका है? सोचिए आप। जिसे आप डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, उसकी वजह से आप कितना अकेला हो गए हैं। जिसे आप डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, उससे आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके अंदर की फीलिंग्स है, वो कहाँ गई हैं वो? आज शहर की गलियों में भागती जिंदगी पर्यावरण को पीछे छोड़ चुकी है। हमारा पर्यावरण क्या, हमारा एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कभी आपने सोचा है? जहाँ कभी हरियाली थी, वहाँ अब कंक्रीट का जंगल खड़ा है। तकनीक ने हमें सुविधा दी, लेकिन रिश्तों से दूर कर दिया। हमें किसी शहर की ज़रूरत है जहाँ विकास प्रकृति के साथ कदम ताल करें। सोचो, मोबाइल में इतना हम व्यस्त हो गए ना, तो रिश्तों की अहमियत दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रिश्ते हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। जहाँ इमारतें ऊंची हों, लेकिन इंसानियत की नींव भी गहरी हो। असली शहर वह नहीं है जो ऊंचाइयों में सबसे आगे हो, बल्कि वह जहाँ इंसान अपने दिल के सबसे करीब हो। शानदार आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल।
तो इस आर्टिकल तो आपको पढ़ा करें, इससे सीखा करें। तो जनसत्ता में ये आर्टिकल जो आता है ना, दुनिया मेरे आगे, मेरा तो बहुत फेवरेट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।